नमस्कार। सुन लो यूपीएससी में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जिसने दुनिया बदल दी। हाँ, हम बात कर रहे हैं यूनिट 17 पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, रूसी राजनीतिक क्रांति की। नमस्कार। ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, पर ये उन घटनाओं में से है जिसने सच में 20वीं सदी और उसके बाद की दुनिया की शक्ल तय की। बिल्कुल, और हम सिर्फ घटनाओं की लिस्ट नहीं देखेंगे, नहीं, हम शुरुआत से अंत तक हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो काफी विस्तृत है। हाँ, और हमारा लक्ष्य है कि हम सेक्शन 17.1 से 17.7 तक हर बिंदु को विस्तार से देखें, उसके पीछे के कारण, घटनाएं और उसका असर, सब कुछ। सही कहा। तो इस क्रांति की सबसे अनोखी बात क्या थी? मतलब फ्रांसीसी क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति हुई, पर ये अलग कैसे थी? ये पहली क्रांति थी जो एक ठोस स्पष्ट सिद्धांत पर आधारित थी, मार्क्सवाद। ऐसा नहीं था कि अचानक हो गई, इसकी एक तरह से भविष्यवाणी की गई थी, इसका एक ब्लूप्रिंट था। हाँ, और इसका सपना सिर्फ रूस तक सीमित नहीं था। ये लोग तो विश्व समाजवादी क्रांति की बात कर रहे थे। इसीलिए कई विद्वान इसे सिर्फ रूसी क्रांति नहीं बल्कि विश्व क्रांति का पहला अध्याय मानते हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही जानेंगे कि ये सब कैसे हुआ, वो कौन से कारण थे जिन्होंने रूस को इस क्रांति के लिए तैयार किया, क्या मुख्य घटनाएं थीं, और आखिर में दुनिया के लिए इसकी विरासत क्या रही। चलिए तो शुरू करते हैं सेक्शन 17.1 से। जैसा कि स्रोत कहता है, हमारा फोकस सिर्फ तारीखों और घटनाओं पर नहीं बल्कि क्रांति के बाद रूस की राजनीति और समाज पर इसके प्रभाव पर होगा। सही। ये अभूतपूर्व थी, अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि ये पहली क्रांति थी जो एक ठोस मतलब कॉन्क्रीट और स्पष्ट एक्सप्लिसिट क्रांति के सिद्धांत थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन पर आधारित थी, पहले से प्लान्ड थी एक तरह से। और ये विश्व समाजवादी क्रांति वाली बात, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब इसे सिर्फ एक राष्ट्रीय घटना नहीं माना गया। हाँ, इसे एक बड़ा कदम माना गया, एक वर्ल्ड सोशलिस्ट रेवोल्यूशन की दिशा में। इसीलिए कई लोग इसे राष्ट्रीय नहीं विश्व क्रांति कहते हैं। तो सवाल यही उठते हैं, वो कारक क्या थे, घटनाएं क्या थीं और विरासत क्या है, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन 17.2 पर, क्रांति की प्रस्तावना और रूस की विशिष्टताएं। यहीं पर वो विरोधाभास आता जिसकी हम बात कर रहे थे। हाँ, वो पैराडॉक्स। मार्क्सवादी सिद्धांत कहता था कि क्रांति कहाँ होनी चाहिए? उन्नत औद्योगिक समाजों में, जहां पूंजीवाद एकदम पक चुका हो, उसके अंतर्विरोध सामने आ चुके हों। इंग्लैंड में, जर्मनी में। बिल्कुल, लेकिन हुई कहाँ? एक पिछड़ा औद्योगिक देश रूस में। ये कैसे हुआ? पर हुई तो जबरदस्त तरीके से। इसने रूसी समाज और लोगों पर गहरा असर डाला। अमेरिकी पत्रकार जॉन रीड की किताब है 10 Days That Shook the World, 10 दिन जिन्होंने दुनिया हिला दी। हाँ, उस किताब में रीड ने उस समय के रूस का बड़ा जीवंत चित्रण किया है। लोगों में ज्ञान की प्यास। क्या लिखा है उन्होंने? रूस पढ़ रहा था, हर कोई पढ़ रहा था, राजनीति, अर्थशास्त्र, इतिहास। लोग ऐसे पढ़ रहे थे जैसे उन्होंने सालों से पढ़ा ना हो। लाखों पैम्फलेट्स, सेनाओं में, गांवों में, कारखानों में साहित्य की बाढ़ आ गई थी। शिक्षा की यह प्यास क्रांति के साथ उन्माद में बदल गई थी। स्मॉलनी इंस्टीट्यूट से रोजाना टन, कार लोड, ट्रेन लोड साहित्य निकल रहा था। रूस साहित्य को गर्म रेत की तरह पी रहा था। और ये कोई सस्ती कहानियां नहीं थीं, ये सामाजिक आर्थिक सिद्धांत थे, दर्शन थे, टॉल्स्टॉय, गोगोल, गोर्की के काम थे। जबरदस्त। बिल्कुल। और लेनिन की पत्नी क्रुप्स्काया ने रीड के बारे में कहा था कि वो कोई उदासीन पर्यवेक्षक नहीं थे बल्कि एक जोशीले क्रांतिकारी थे। सेंट पीटर्सबर्ग या पेट्रोग्रेड जैसा उसे तब कहते थे, वो दुनिया भर के क्रांतिकारियों के लिए मक्का बन गया था। अगर हम तुलना करें तो फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। रूसी क्रांति का प्रतीक क्या था? स्रोत कहता है, संगठित संघर्ष, ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल, स्पष्ट दृष्टिकोण, क्लैरिटी ऑफ पर्सपेक्टिव, और पूरी दुनिया में अकेले पड़ जाने पर भी धारा के विपरीत जाने का साहस। करेज टू गो अगेंस्ट द टाइड। ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। तो सवाल वही है, जर्मनी के बजाय रूस में पहली समाजवादी क्रांति क्यों हुई? कैसे इस पिछड़े देश का मजदूर वर्ग आधे अधूरे पूंजीवाद के साथ ज़ारशाही को उखाड़ सका, और वो भी लगभग बिजली की गति से अर्ध सामंती व्यवस्था से समाजवादी व्यवस्था की तरफ बढ़ गया, पूंजीवादी चरण को लगभग लांघते हुए? इसका जवाब रूस की कई विशिष्टताओं में छिपा है। इनको समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बताइए। पहली, कमजोर पूंजीपति वर्ग,
रूस में जो औद्योगिक विकास हुआ वो 1880 के दशक से शुरू हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से जार की पहल पर और विदेशी पूंजी पर निर्भर था। अच्छा, विदेशी पूंजी कहाँ से? फ्रांसीसी पैसा खनन और धातुकर्म में लगा था, ब्रिटिश तेल में, और जर्मन रसायन और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और उद्योग के लिए पैसा आया कहाँ से? किसानों पर भारी टैक्स लगाकर, जबकि खेती पिछड़ी हुई थी, अच्छी जमीनें तो अभिजात वर्ग के पास थी, तो अपना पूंजीपति वर्ग मजबूत हो ही नहीं पाया। दूसरी पिक्युलैरिटी, औद्योगिक द्वीप। मॉरिस डॉब ने कहा है कि उद्योग कुछ ही इलाकों तक सीमित थे। सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, डोनेट्स बेसिन, नीपर बेसिन जैसे एक विशाल कृषि प्रधान समुद्र में कुछ औद्योगिक द्वीप हों, पूरे देश में फैला हुआ नहीं था। लेकिन फिर भी मजदूर वर्ग शक्तिशाली कैसे था? ये थोड़ा अजीब नहीं है? नहीं, ये तीसरी विशिष्टता है, शक्तिशाली मजदूर वर्ग। अच्छा, क्यों? क्योंकि रूसी कारखाने बहुत विशाल थे। उत्पादन के सारे चरण अक्सर एक ही छत के नीचे होते थे। मतलब कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था। अच्छा। तो सब तरह के मजदूर, कुशल अकुशल, सब एक ही जगह। हाँ, इससे उन्हें संगठित करना आसान हो गया। वो एक साथ अपनी समस्याओं पर बात कर सकते थे, एकजुट हो सकते थे। और इन मजदूरों का प्रोफाइल कैसा था? क्या ये पूरी तरह शहरी मजदूर थे? नहीं, ये चौथी बात है। ये मजदूर अक्सर आधे किसान आधे मजदूर होते थे। उनकी जड़ें गांव में मजबूत थीं। तो इससे क्या फर्क पड़ा? इससे वे ज्यादा अस्थिर, वॉलेटाइल थे, क्योंकि रूस का औद्योगिकरण इंग्लैंड की तरह मजबूत कृषि आधार पर नहीं टिका था। ये एक पिछड़े ग्रामीण इलाके पर टिका था, जहां किसानों की अपनी अनसुलझी समस्याएं थीं, तो मजदूरों में शहर और गांव दोनों का गुस्सा था। और ये मजदूर कहाँ केंद्रित थे? पांचवी बात, मजदूरों का संकेंद्रण, वर्क कॉन्सेंट्रेशन। सबसे ज्यादा कपड़ा उद्योग में थे, लेकिन धातुकर्म और रेलवे में भी उनकी काफी संख्या थी। काम करने और रहने की स्थितियां बहुत खराब थीं। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं थी। लेकिन फिर भी वो पैम्फलेट्स और किताबें पढ़ रहे थे, जैसा जॉन रीड ने बताया, ज़ारशाही सेंसरशिप के बावजूद। हाँ, ये उनकी एक अद्भुत क्षमता थी। वो चोरी छिपे लाए गए साहित्य को पढ़ते थे और विचारों को समझते थे। ये उनकी चेतना को जगा रहा था। तो ये एक अजीब सा मिश्रण था, पिछड़ापन भी और आधुनिकरण भी। बिल्कुल। छठी विशिष्टता यही है, पिछड़ापन प्लस आधुनिकीकरण का मेल, बैकवर्डनेस प्लस मॉडर्नाइजेशन। एक तरफ उद्योग, एक नया बुद्धिजीवी वर्ग, और दूसरी तरफ एक कल्पनाहीन रूप से पिछड़ी ज़ारशाही निरंकुशता। इस ज़ारशाही के बारे में थोड़ा और बताइए, ये इतनी कठोर क्यों थी? इसकी जड़ें मध्ययुगीन थीं। कुछ मानते हैं कि मंगोल परंपरा का भी असर था। मस्कोवी के उदय से ही शासक की शक्ति बढ़ती गई। जार की शक्ति लगभग असीमित थी। ये ऊपर से बहुत भारी राजनीतिक संरचना थी। जार कैसा है, उसकी व्यक्तिगत क्षमता क्या है, इस पर सब कुछ निर्भर करता था। कोई उदाहरण? जैसे अलेक्जेंडर प्रथम 1801 से 1825 शुरू में सुधारवादी थे। उनके सलाहकार थे एमएम स्पेरांस्की, जो शायद 19वीं सदी के सबसे प्रतिभाशाली रूसी राजनेता थे। लेकिन जब जार ने नेपोलियन को हराया तो वो प्रतिक्रियावादी हो गए और स्पेरांस्की को अपमानित करके निर्वासित कर दिया। और अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधार, किसानों की मुक्ति, इमेंसिपेशन ऑफ द सर्व्स, ज़ेम्स्त्वोस। हाँ, उन्होंने कुछ सुधार किए, जैसे 1861 में कृषि दासों को मुक्त किया, स्थानीय स्वशासन के लिए ज़ेम्स्त्वोस बनाए। लेकिन ये सब ऊपर से थोपे गए थे, सत्तावादी तरीके से। जब लोगों ने लोकप्रिय भागीदारी की बात की तो उसे खारिज कर दिया गया। इससे पढ़े लिखे रूसियों में और असंतोष और बढ़ गया। और इसी असंतोष की पहली बड़ी अभिव्यक्ति थी डिसेंब्रिस्ट विद्रोह, डिसेंब्रिस्ट अपराइजिंग 1825। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटना है। डिसेंब्रिस्ट कौन थे? ये देशभक्त, पढ़े लिखे, ज्यादातर अभिजात वर्ग के युवा सैन्य अधिकारी थे। उन पर किसका प्रभाव था? नेपोलियन के खिलाफ युद्धों का। उन्होंने यूरोप देखा था, पश्चिमी जीवन शैली देखी थी, फ्रांसीसी क्रांति के विचारों को जाना था। जब वो 1816 में रूस वापस आए तो उन्होंने गुप्त समाज, सीक्रेट सोसाइटी बनाया। उनका मकसद क्या था? वो संवैधानिक और न्यायिक सुधार चाहते थे, दास्ता का उन्मूलन चाहते थे और ज़ारशाही पर विदेशी प्रभाव कम करना चाहते थे। तो विद्रोह कब हुआ? मौका मिला 1825 में, जब अलेक्जेंडर प्रथम की अचानक मृत्यु हो गई और उत्तराधिकार को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। उनका लक्ष्य था
कि नए जार के प्रति निष्ठा की शपथ तब तक रोकी जाए जब तक वो संवैधानिक सरकार बनाने के लिए राजी ना हो जाए। कौन लोग शामिल थे इसमें? ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के सेवारत अधिकारी थे, कुछ बहुत प्रतिष्ठित परिवारों से भी थे। जॉन कीप और लियोनल कोचान ने से शिक्षित अभिजात वर्ग के एक वर्ग द्वारा लोगों की ओर से एक प्रयासित क्रांति कहा है। लेकिन ये सफल नहीं हुआ? नहीं, इससे बड़ी क्रूरता से कुचल दिया गया। प्रेस में तो इसका जिक्र तक नहीं करने दिया गया, लेकिन लोगों की यादों में ये एक वीरतापूर्ण संघर्ष बन गया और इसने आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। इसके बाद क्या हुआ? क्या बुद्धिजीवी वर्ग और बढ़ा? हाँ, जार शाही के खिलाफ पढ़े लिखे रूसियों की संख्या बढ़ती गई। यहीं से इंटेलिजेंसिया शब्द आया। मध्य 19वीं सदी में रूस में ही इसकी उत्पत्ति हुई। ये इंटेलिजेंसिया कौन लोग थे? ये पढ़े लिखे लोगों का एक छोटा समूह था जिनका नजरिया यूरोपीय था, लेकिन वो रूसी समाज से कटे हुए भी महसूस करते थे। अलेक्जेंडर द्वितीय के सुधारों से उन्हें शुरू में उम्मीदें थीं, पर जब कोई राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा नहीं बनी तो निराशा बढ़ी। जार पर हत्या के कई प्रयास भी हुए। क्या इस बुद्धिजीवी वर्ग में भी मतभेद थे? हाँ, बिल्कुल। एक बड़ा विभाजन था पश्चिमी विचारक वेस्टर्नाइजर्स और स्लावोफाइल्स के बीच। अच्छा, इनमें क्या अंतर था? पश्चिमी विचारक रूस के अतीत से शर्मिंदा थे और मानते थे कि भविष्य पश्चिम की नकल करने में है, जबकि स्लावोफाइल्स रूस की अपनी सच्ची परंपराओं में वापसी चाहते थे। उनका मानना था कि बदलाव जरूरी है, लेकिन पश्चिमी मूल्य रूस के लिए विघटनकारी होंगे। रूस की ताकत लोगों के विश्वास और समुदाय की भावना में है, जिसका प्रतीक था मीर यानी ग्राम समुदाय। वो मानते थे कि रूस को पश्चिम को रास्ता दिखाना चाहिए। ये तो विचारों का पहला ध्रुवीकरण था। हाँ, और ये आगे भी चला। बाद में पॉपुलिस्ट्स बनाम मार्क्सवादी हुए और फिर मार्क्सवादियों में बोल्शेविक्स बनाम मेंशेविक्स। डिसेंबरिस्ट विद्रोह के बाद की बौद्धिक परंपरा कैसी थी? वो राजनीतिक सुधारों पर कम और आम लोगों की भौतिक स्थितियों को सुधारने पर ज्यादा जोर देने लगी। और साहित्य का क्या रोल था इसमें? इंटेलिजेंसिया के कई सदस्य लेखक थे। कहानियां, नाटक, उपन्यास लिखते थे जो उस समय की राजनीति और समाज को दर्शाते थे। जैसे इवान तुर्गनेव की किताब फादर्स एंड सन्स, इसे रूसी बुद्धिजीवियों की दो पीढ़ियों 40 के दशक के पुरुष और 60 के दशक के पुरुष का सबसे अच्छा लेखा-जोखा माना जाता है। फिर मार्क्सवाद कैसे उभरा? ये 1880 के दशक में हुआ, जब रूस में औद्योगिकरण थोड़ा गति पकड़ रहा था। बुद्धिजीवियों के बीच पहले मार्क्सवादी समूह बने। इसमें सबसे प्रमुख आवाज थी प्लेखानोव की। प्लेखानोव के मुख्य विचार क्या थे? उनके 2 पैम्फलेट बहुत महत्वपूर्ण हैं, आर डिफरेंसेस और सोशलिज्म एंड द पॉलिटिकल स्ट्रगल। उन्होंने 2 मुख्य बातें कहीं, ध्यान से सुनिएगा। पहली, समाजवाद का आधार किसान नहीं बल्कि औद्योगिक मजदूर वर्ग, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास होना चाहिए। अच्छा, मजदूर वर्ग, किसान नहीं। हाँ। और दूसरी बात, रूस में पूंजीवाद बढ़ रहा है और मजदूर वर्ग का विकास अपरिहार्य है, इसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, उन्होंने कहा कि ग्राम समुदाय यानी मीर अब एक अनाक्रोनिज्म है, पुरानी व्यवस्था का अवशेष है। तो पॉपुलिस्टों का क्या हुआ? पॉपुलिज्म सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी के रूप में जिंदा रहा, पर अब वो हाशिए पर चला गया था। मार्क्सवाद और सोशल डेमोक्रेसी मुख्य धारा बन गए। और कार्ल मार्क्स की दास कैपिटल? हाँ, उसका पहला खंड रूसी में 1872 में ही छप गया था। ज़ारशाही सेंसरशिप ने सोचा कि ये तो बहुत अकादमिक और भारी भरकम किताब है, इससे क्या खतरा होगा। ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। और यहीं लेनिन का प्रवेश होता है। हाँ, व्लादिमीर इलिच उलियानोव, जिन्हें हम लेनिन के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 1870 में हुआ था। उन्होंने 1889 में मार्क्सवाद अपनाया। 1893 में वो सेंट पीटर्सबर्ग गए और वहां मार्क्सवादी अंडरग्राउंड समूहों के साथ काम करने लगे। उनकी मुलाकात प्लेखानोव वगैरह से हुई? हाँ, वो स्विट्जरलैंड गए और प्लेखानोव और रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के दूसरे नेताओं से मिले। 1895 में वापस आकर उन्होंने मार्तोव के साथ मिलकर सेंट पीटर्सबर्ग यूनियन ऑफ स्ट्रगल फॉर द लिबरेशन ऑफ द वर्किंग क्लास की स्थापना की। इसका मकसद था मार्क्सवादी विचारों का प्रचार करना और भविष्य की क्रांति के लिए नेता तैयार करना। लेकिन वो गिरफ्तार हो गए। हाँ, 1895 में ही गिरफ्तार हो गए। अगले 4.5 साल उन्होंने जेल और साइबेरिया में निर्वासन में बिताए।
और वहीं उन्होंने वो महत्वपूर्ण किताब लिखी। बिल्कुल, द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन रशिया, रूस में पूंजीवाद का विकास। ये 1899 में अवैध रूप से प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने आंकड़ों और तर्कों से ये साबित किया कि रूस में पूंजीवाद अब एक स्थापित तथ्य है और ये आर्थिक रूप से व्यवहार्य भी है। इसी समय कानूनी मार्क्सिस्ट भी थे। ये कौन थे? ये एक उदारवादी समूह था, ज्यादातर समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री। उन्होंने पॉपुलिस्टों के खिलाफ बहस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे पीटर स्ट्रूव का काम। उन्होंने 1894 में लिखा कि रूस में पूंजीवाद का स्वागत किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रूव का मानना था कि पूंजीवाद अपनी बुराइयों के साथ साथ पश्चिमी यूरोप की भौतिक और आध्यात्मिक संस्कृति भी लाएगा, जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता भी शामिल है। हालांकि उन्होंने मार्क्सवाद के क्रांतिकारी पहलुओं को खारिज कर दिया। तो अब सिर्फ सिद्धांतों पर बात करने से आगे बढ़ने का समय आ गया था। हाँ, E.H. कार ने लिखा है कि अब समय आ गया था कि सिर्फ समाजवादी सिद्धांतों पर लेक्चर देने से हटकर जनता के बीच अधिक व्यवस्थित और राजनीतिक काम किया जाए। प्रचार, प्रोपेगेंडा से आंदोलन, एजिटेशन में जाने का समय। और इसी के चलते RSDWP बनी। हाँ, 1898 में मौजूदा मार्क्सवादी समूहों ने एक कांग्रेस आयोजित की और रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी RSDWP बनाई। ये पार्टी सेकेंड इंटरनेशनल का हिस्सा बनी। सेकेंड इंटरनेशनल? हाँ, ये 1889 में बनी थी। इसमें जर्मन SDP का दबदबा था। ये प्रथम विश्व युद्ध तक चली। इससे पहले फर्स्ट इंटरनेशनल थी, जिसे मार्क्स ने 1864 में स्थापित किया था। बाद में 1917 की क्रांति के बाद इस बात पर झगड़ा होगा कि ऐसे इंटरनेशनल का नेतृत्व कौन करेगा। तो ये थी क्रांति की पृष्ठभूमि। अब आते हैं सेक्शन 17.3 पर। 1905 की क्रांति, जिसे आपने कहा 1917 की ड्रेस रिहर्सल। हाँ, मंच तैयार हो चुका था। रूस जापान युद्ध 1904-05 में रूस की अपमानजनक हार हुई। लोगों का अपने महान साम्राज्य की ताकत पर से भरोसा उठने लगा। मजदूर पहले से ही काम की स्थितियों और कम वेतन को लेकर गुस्से में थे। और फिर आया वो काला दिन, खूनी रविवार, ब्लडी संडे, 9 जनवरी 1905। क्या हुआ था उस दिन? एक पादरी थे, फादर गैफोन। उनके नेतृत्व में हजारों मजदूरों की विशाल भीड़ जार निकोलस द्वितीय के विंटर पैलेस की तरफ बढ़ी। वो जार को एक पिटीशन देना चाहते थे। शांतिपूर्ण जुलूस था। बिल्कुल शांतिपूर्ण। लोगों को जार पर तब भी भरोसा था। उन्हें लगता था कि जार अच्छे हैं, बस उनके सलाहकार बुरे हैं जो उन तक लोगों की असली तकलीफें पहुंचने नहीं देते। वो चर्च के प्रतीक चिन्ह और जार की तस्वीरें लिए हुए थे, लेकिन महल के गार्डों ने उनका स्वागत गोलियों की बौछार से किया। 100 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। बहुत दर्दनाक था ये। और बस ये चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। ये क्रांति का संकेत था। इसके बाद क्या हुआ? पूरे देश में हड़तालें फैल गईं। क्रांतिकारियों ने ग्रैंड ड्यूक सर्गेई, जो कोर्ट के एक प्रमुख सदस्य थे, उनकी हत्या कर दी। जल्द ही देश के अलग अलग हिस्सों में किसान विद्रोह भड़क उठे। क्या इसका असर साम्राज्य के बाकी हिस्सों पर भी पड़ा? हाँ, पोलैंड में सशस्त्र विद्रोह हुआ। काला सागर के बंदरगाह ओडेसा में युद्धपोत पुटेमकिन के नाविक भी बगावत में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ी घटना थी। जार ने क्या किया? डर गया होगा वो तो। हाँ, उसका आत्मविश्वास हिल गया। उसने एक ड्यूमा यानी एक प्रतिनिधि सभा बुलाने का वादा किया, लेकिन उसमें मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं होना था। इस पर तो विपक्ष की सभी पार्टियों ने, उदारवादियों से लेकर बोल्शेविकों तक, सबने विरोध किया। फिर क्या हुआ? अक्टूबर 1905 में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर पूरे देश में आम हड़ताल फैल गई और सेंट पीटर्सबर्ग के हड़ताली मजदूरों ने अपनी एक परिषद चुनी, श्रमिक प्रतिनिधियों की परिषद, काउंसिल ऑफ वर्कर्स डिप्यूटीज। यही कहलाई सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत। अच्छा, तो ये पहली सोवियत थी? हाँ, 1905 में। और ये देखते ही देखते क्रांति का केंद्र बन गई। इसने देश से आह्वान किया कि लोग जार को टैक्स देना बंद कर दें। जार ने इसे बर्दाश्त किया? नहीं, सोवियत के सदस्यों को, जिसमें उसके अध्यक्ष लियोन ट्रॉट्स्की भी शामिल थे, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर नई हड़तालें हुईं और दबाव में आकर जार ने अपना अक्टूबर घोषणा पत्र यानी अक्टूबर मैनिफेस्टो जारी किया 30 अक्टूबर को। इसमें क्या वादे थे? इसमें उन वर्गों को वोट का अधिकार देने का वादा किया गया जिन्हें अब तक बाहर रखा गया था। ये भी कहा गया कि ड्यूमा की मंजूरी के बिना कोई कानून लागू नहीं होगा। तो इससे क्रांति रुक गई?
घोषणा पत्र ने क्रांतिकारियों को बांट दिया। कुछ लोग आंदोलन वापस लेकर इन प्रस्तावों पर काम करना चाहते थे, जबकि सोशल डेमोक्रेट्स जैसे कुछ दल एक संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहते थे। ये विभाजन क्रांति के लिए घातक साबित हुआ। धीरे धीरे ज़ारशाही सेनाओं ने अपनी ताकत फिर से जमा ली। 1907 तक ज़ार का आत्मविश्वास लौट आया था और उसने अक्टूबर 1905 में मजबूरन दी गई आधी अधूरी रियायतें वापस लेनी शुरू कर दी। तो क्या 1905 की क्रांति पूरी तरह असफल रही? नहीं, असफल नहीं कह सकते। ये रूस के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। इसके बाद चीजें पहले जैसी कभी नहीं रहीं। जैसा लेनिन ने कहा, ये 1917 के लिए एक ड्रेस रिहर्सल थी। हाँ, ये शब्द दोहराना जरूरी है, ड्रेस रिहर्सल। क्रांतिकारियों ने अपनी गलतियों से सीखा। जब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अगला मौका आया तो वो ज्यादा परिपक्वता के साथ अपनी रणनीति बना सके। और सोवियतें भले ही वो कुछ समय के लिए ही रहीं, भविष्य के लिए एक मॉडल बन गई। बिल्कुल। तो अब हम पहुंचते हैं 1917 के उस तूफानी साल और सेक्शन 17.4 अक्टूबर क्रांति पर। फरवरी में ज़ार का शासन तो खत्म हो गया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हाँ, फरवरी क्रांति एक लंबी और जटिल प्रक्रिया की शुरुआत थी, जिसका अंत हुआ अक्टूबर 1917 में बोल्शेविकों द्वारा सत्ता पर अंतिम कब्जे के साथ। ये कई नाटकीय राजनीतिक घटनाओं की एक श्रृंखला थी और क्रांति का ये चरण पूरी तरह से बोल्शेविकों के वर्चस्व वाला था। तो अब उनकी बात करते हैं। सेक्शन 17.4.1 बोल्शेविक कौन थे? Who were the Bolsheviks? ये नाम कहाँ से आया? ये रूसी शब्द बोल्शिन्स्त्वो से आया है, जिसका मतलब होता है बहुमत, मेजॉरिटी। कहानी ये है कि 1903 में रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी RSDWP की दूसरी कांग्रेस हुई। वहां पार्टी कैसे चलाई जाए और सदस्य कौन हो, इस पर मतभेद हो गए। किसके बीच मतभेद? मुख्य रूप से लेनिन और मार्टोव के बीच। लेनिन चाहते थे कि पार्टी की सदस्यता केवल कट्टर पेशवर क्रांतिकारियों, हार्डेंड प्रोफेशनल रेवोल्यूशनरीज तक सीमित रहे, एक छोटी अनुशासित पार्टी। जबकि मार्तोव एक ज्यादा व्यापक आधार वाली समावेशी पार्टी चाहते थे, जैसे जर्मनी में थी। तो क्या हुआ? वोटिंग हुई और लेनिन के पक्ष को बहुमत मिला। इसीलिए उनका समूह बोल्शेविक कहलाया, यानी बहुमत वाले। मार्तोव का समूह मेंशेविक बन गया, मिन्शिन्स्त्वो यानी अल्पसंख्यक वाले। हालांकि पार्टी का अखबार इस्क्रा मेंशेविकों के नियंत्रण में रहा। इस विभाजन ने पार्टी को कमजोर कर दिया होगा, वो भी 1905 की क्रांति से ठीक पहले। हाँ, इसने पार्टी को कमजोर किया। समय के साथ मेंशेविक जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के मॉडल पर चलने लगे, जबकि बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में पारंपरिक मार्क्सवादी विचारों से कुछ महत्वपूर्ण मामलों में अलग राह अपनाई। जैसे कि क्या अलग था उनके विचारों में? जुलाई 1905 में लेनिन का एक पैम्फलेट आया, टू टैक्टिक्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी। इसमें उन्होंने तर्क किया कि रूस का रास्ता अलग होगा। हाँ, रूस में भी एक बूर्जुआ क्रांति यानी बूर्जुआ रेवोल्यूशन होगी, लेकिन उसका नेतृत्व पूंजीपति वर्ग नहीं करेगा। तो कौन करेगा? लेनिन ने कहा मजदूर वर्ग यानी वर्किंग क्लास करेगा, किसान वर्ग के साथ गठबंधन में। ये विचार, क्रांति में किसानों को शामिल करना, ये नया था। हाँ, क्योंकि पारंपरिक मार्क्सवादी तो किसानों को प्रतिक्रियावादी मानते थे। बिल्कुल, वो मानते थे कि किसान क्रांति करने या उसका समर्थन करने में सक्षम नहीं है। लेकिन लेनिन ने कहा कि रूस में हालात अलग हैं। यहाँ अमीर और मध्यम किसान पूंजीपति वर्ग की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद सहयोगी हो सकते हैं। क्यों? पूंजीपति क्यों नहीं? लेनिन का मानना था कि रूसी पूंजीपति वर्ग कमजोर और डरपोक है। वो क्रांति को धोखा देकर शासक वर्ग से समझौता कर सकता है, लेकिन अमीर और मध्यम किसान वो जमींदार वर्ग को उखाड़ फेंकने और उनकी बड़ी बड़ी जमीनें छीनने में रुचि रखेंगे। अच्छा, और क्रांति के बाद क्या होगा, इसके बारे में लेनिन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ज़ारशाही के हटने के बाद एक अनंतिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट बनेगी जो सर्वहारा और किसान वर्ग की क्रांतिकारी लोकतांत्रिक तानाशाही, रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट एंड पेजेंट्री होगी। तानाशाही, पर समाजवादी नहीं।
हाँ, ध्यान दीजिएगा, सरकार का प्रकार बुर्जवा लोकतांत्रिक होगा, समाजवादी नहीं। समाजवाद लाने के लिए लेनिन का मानना था कि यूरोप के किसी ज्यादा उन्नत औद्योगिक देश जैसे जर्मनी में पहले समाजवादी क्रांति होनी जरूरी है, तभी रूस अपने बुर्जवा लोकतांत्रिक चरण को लांघकर सीधे समाजवादी क्रांति कर पाएगा। तो लेनिन ने काफी हद तक घटनाओं का अंदाजा लगा लिया था। हाँ, कई मायनों में। लेकिन जहां वो और उनके कई साथी गलत साबित हुए, वो ये उम्मीद थी कि पहली समाजवादी क्रांति जर्मनी या किसी और उन्नत यूरोपीय देश में होगी। ऐसा नहीं हुआ और ये काम रूस के हिस्से आया। यहीं पर लियोन ट्रॉट्स्की का भी जिक्र करना जरूरी है। हाँ, लियोन ट्रॉट्स्की एक बहुत करिश्माई नेता। हमने देखा कि वो 1905 में सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत के अध्यक्ष थे। वो लंबे समय तक मेंशेविक रहे, हालांकि उनके विचार लेनिन के काफी करीब थे। तो लेनिन से उनका मतभेद किस बात पर था? मुख्य रूप से किसान वर्ग की भूमिका पर। ट्रॉट्स्की किसानों को लेकर शंका में थे। वो मानते थे कि 1905 की क्रांति को कुचलने में किसानों की भी भूमिका थी। समझ गया। तो वापस 1917 पे आते हैं। फरवरी क्रांति हो चुकी है, आगे क्या हुआ? सेक्शन 17.4.3 से पहले का घटनाक्रम। फरवरी क्रांति के बाद रूस के अंदर के अंतर्विरोध और साफ हो गए और समय के साथ बढ़ते गए। एक तरफ थी अनंतिम सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट। इसके नेता थे प्रिंस लवोव। ये उदारवादी ताकतों का प्रतिनिधित्व करती थी और युद्ध जारी रखने के पक्ष में थी। और दूसरी तरफ ज्यादा कट्टरपंथी ताकतें पेट्रोग्राद सोवियत में जमा थीं। वो लोकतांत्रिक सुधार चाहते थे, जमींदारों की जमीनें छीनना चाहते थे, मजदूरों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस लागू करना चाहते थे और सबसे जरूरी बात, वो युद्ध खत्म करना चाहते थे। तो ये दोहरी शक्ति वाली स्थिति बन गई। हाँ, बिल्कुल। कहने को तो अंतिम सरकार दुनिया की नज़र में आधिकारिक शासन थी, लेकिन रूस के अंदर वो सोवियत के समर्थन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिला सकती थी। कोई भी महत्वपूर्ण फैसला लेने में असमर्थ थी। इससे पहले कि हम लेनिन की अप्रैल थीसिस पर आएं, सेक्शन 17.4.2 में सोवियतों के बारे में थोड़ा और बताया गया है। ये सोवियतें थी क्या असल में? हाँ, सोवियत का मतलब है परिषद। जैसा हमने देखा, ये पहली बार 1905 की क्रांति में बनी थी। सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत श्रमिक प्रतिनिधियों की परिषद थी। आइजैक डॉयशर ने इसे क्रांति का सबसे शानदार केंद्र कहा है। मतलब इसके आदेश माने जाते थे? हाँ, इसके आदेशों और निर्देशों का सब पालन करते थे। ये एक तरह से उत्कृष्ट जनसंसद, पीपल्स पार्लियामेंट पार एक्सेलेंस थी। कोई और संसदीय संस्था तो थी नहीं, तो यही रूस का सबसे व्यापक और प्रतिनिधि निकाय था। और 1917 में ये फिर से उभरी? हाँ, जार के गद्दी छोड़ने के कुछ ही दिनों बाद सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत का पुनर्गठन हुआ। इसके सदस्य कारखानों, वर्कशॉपों और बाद में राजधानी में तैनात सैनिकों के बैरकों से चुने जाते थे। क्या ये स्थायी सदस्य होते थे? नहीं, ये खास बात थी। वो किसी निश्चित अवधि के लिए नहीं चुने जाते थे। उनको चुनने वालों को अधिकार था कि वो किसी भी समय उन्हें हटाकर दूसरों को चुन ले। ये सीधी डेमोक्रेसी थी एक तरह से। और यही असली ताकत थी। हाँ, रूस में वास्तविक कार्यकारी शक्ति, डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव पावर यही थी। सोवियत का आदेश कारखाने में, रेलवे डिपो में, डाकघर में, सेना की रेजिमेंट में सब जगह चलता था। अनंतिम सरकार तो असल में सोवियत के हाथों में एक कैदी जैसी थी। और ये सिर्फ पेट्रोग्राद में थी? नहीं, फरवरी क्रांति के बाद के महीनों में पूरे रूस में सोवियतें फैल गईं, प्रांतीय कस्बों और गांवों में भी। अगस्त 1917 तक रूस में लगभग 600 सोवियतें थीं। उन्होंने सरकार की लगभग सारी जिम्मेदारियां संभाल ली थीं। वाह! तो इस पृष्ठभूमि में अप्रैल 1917 में लेनिन रूस वापस आते हैं। सेक्शन 17.4.3 लेनिन की अप्रैल थीसिस, लेनिन्स अप्रैल थीसिस, ये क्या था? लेनिन फिनलैंड के रास्ते निर्वासन से लौटे और आते ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध अप्रैल थीसिस जारी की। इसमें उन्होंने एक नया धमाकेदार नारा दिया, सारी सत्ता सोवियतों को। ऑल पावर टू द सोवियट्स। सारी सत्ता सोवियतों को, मतलब अनंतिम सरकार को हटाओ। हाँ, उनके मुख्य विचार थे, पूंजीवाद को उखाड़ फेंको और युद्ध तुरंत समाप्त करो। पूंजीपति वर्ग और मेंशेविक्स सर्वहारा को धोखा दे रहे हैं। क्रांति अब समाजवादी चरण में प्रवेश कर चुकी है। जमीन और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। पुलिस और सेना को खत्म कर देना चाहिए। ये तो बहुत रेडिकल विचार थे। लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? जो लोग वहां मौजूद थे वो स्तब्ध रह गए।
उन्हें लगा कि लेनिन पागल हो गए हैं या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मतलब ये एक हिमस्खलन जैसा था, कल्पना की उड़ानें लग रही थी। लेकिन धीरे धीरे अगले कुछ हफ्तों में ये विचार लोगों के गले उतरने लगे। लेनिन अपनी बातों से, अपने तर्कों से बहुत से लोगों को, खासकर बोल्शेविक पार्टी के अंदर, अपने पक्ष में करने में सफल रहे। तो क्या स्थिति सुधरी? सेक्शन 17.4.4 बताता है कि स्थिति और बिगड़ी, वर्सनिंग सिचुएशन। हाँ, इसी बीच अनंतिम सरकार लगातार लोगों से दूर होती जा रही थी। लोग शांति चाहते थे, लेकिन सरकार ने घोषणा कर दी कि वो ज़ारशाही सरकार की युद्ध संबंधी सभी प्रतिबद्धताओं का पालन करेगी। ओह, तो युद्ध जारी रहेगा? हाँ, इस पर जबरदस्त विरोध हुआ। पहली अनंतिम सरकार के सदस्यों को इस्तीफा देना पड़ा। मई में एक नई सरकार बनी। नेता अभी भी प्रिंस लवोव ही थे, लेकिन इस बार सोवियत से 6 समाजवादी मंत्रियों को भी शामिल किया गया। तो क्या इस मिलीजुली सरकार ने कुछ किया? नहीं, ये तो और भी कमजोर साबित हुई। अंदर ही मतभेद थे। उदारवादी चाहते थे कि बड़े सुधार संविधान सभा बनने तक टाल दिए जाएं, जबकि समाजवादी मंत्री चाहते थे कि तत्काल सुधारों की जो लोकप्रिय मांग है उसे पूरा किया जाए। और आर्थिक स्थिति? वो और खराब हो गई। जब मजदूरों ने ज्यादा वेतन मांगा तो उद्योगपतियों ने बढ़ोतरी देने से इनकार कर दिया और कारखाने बंद करना शुरू कर दिया। सरकार ने मजदूरों को कोई सुरक्षा नहीं दी। और युद्ध के मोर्चे पर? हालत और बिगड़ी। गैलिसिया में एक रूसी सैन्य आक्रमण बुरी तरह विफल रहा, विनाशकारी साबित हुआ। इससे जो जन असंतोष भड़का, उसे अनंतिम सरकार संभाल नहीं पाई और प्रिंस लवोव को इस्तीफा देना पड़ा। ये कब की बात है? जुलाई 1917 तक। मतलब 4 महीने से कुछ ज्यादा समय में ही तीसरी अनंतिम सरकार बन चुकी थी। ये साफ था कि ये सरकारें रूस को स्थिरता देने और उसकी जरूरी समस्याओं से निपटने में पूरी तरह नाकाम थीं। और जब सरकारें नाकाम होती हैं तो वो अक्सर गुस्सा कहीं और निकालती हैं। बिल्कुल, सरकार ज्यादा से ज्यादा रक्षात्मक होती गई। उन्होंने अपना गुस्सा बोल्शेविकों के खिलाफ निकालना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि समाजवादी समूहों में बोल्शेविक ही एकमात्र थे जो अनंतिम सरकार में शामिल नहीं हुए थे। तो क्या किया सरकार ने? लेनिन और दूसरे बोल्शेविक नेताओं जैसे जिनोविएव और कामेनेव की गिरफ्तारी के आदेश जारी कर दिए गए। लेनिन और जिनोविएव तो बचकर फिनलैंड भाग गए, लेकिन कामेनेव गिरफ्तार हो गए। और ट्रॉट्स्की, वो तो मेंशेविक थे ना? हाँ, लेकिन इसी समय ट्रॉट्स्की और मेंशेविक पार्टी के कई अन्य सदस्यों ने बोल्शेविकों में शामिल होने का फैसला किया। नतीजा, उन्हें भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। शहर में ये सब चल रहा था, गांवों में क्या हो रहा था? ग्रामीण इलाकों में अशांति बढ़ रही थी। एक के बाद एक अनंतिम सरकार से पूरी तरह मोहभंग होकर किसानों ने अब अपने दम पर ही काम करने का फैसला किया। उन्होंने एक वास्तविक कृषि क्रांति यानी एग्रेरियन रेवोल्यूशन शुरू कर दी। मतलब? उन्होंने जमींदारों की जमीनों पर कब्जा कर लिया और स्थानीय भूमि समितियों की मदद से उन पर खेती करना शुरू कर दिया। कोई सरकार के आदेश का इंतजार नहीं। और सेना पर इसका क्या असर हुआ? किसानों का गुस्सा सेना में भी दिखा। ज्यादा से ज्यादा सैनिक युद्ध का मोर्चा छोड़कर अपने गांवों में लौटने लगे। सेना बिखर रही थी। स्थिति तो विस्फोटक होती जा रही थी। और फिर आया कॉर्नेलोव विद्रोह, सेक्शन 17.4.5, द कॉर्नेलोव म्यूटनी। ये क्या था? अगस्त 1917 में एक सैन्य तख्तापलट, मिलिट्री कू की कोशिश हुई। सशस्त्र बलों के प्रमुख थे जनरल कॉर्नेलोव। उन्हें केरेंस्की, जो अब सरकार के प्रमुख बन गए थे, उन्होंने ही राजधानी में बुलाया था। क्यों बुलाया था? केरेंस्की ने सोचा था कि कॉर्नेलोव बोल्शेविक ताकतों को कुचलने में मदद करेंगे, लेकिन कॉर्नेलोव के इरादे कुछ और थे। उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है न सिर्फ बोल्शेविकों को, बल्कि सोवियतों, उदारवादी समाजवादियों और खुद केरेंस्की को भी मिटा दिया जाए। ओहो, तो केरेंस्की के लिए तो उल्टा पड़ गया ये। हाँ, केरेंस्की सरकार घबरा गई। उन्हें समझ आ गया कि वो कॉर्नेलोव की सेना को अकेले नहीं हरा सकते। उन्हें बोल्शेविकों की मदद चाहिए होगी, जिनमें से कई तो जेल में थे। तो क्या किया गया? बोल्शेविक नेताओं को रिहा कर दिया गया और फिर मदद मांगी गई कट्टरपंथी क्रोनस्टैट नाविकों से। ये पेट्रोग्राद के पास एक नौसैनिक अड्डा था और वहां के नाविक बहुत रैडिकल और ताकतवर थे। और उनसे संपर्क कैसे साधा गया? इसके लिए ट्रॉट्स्की की मदद ली गई, जो खुद भी जेल से रिहा हुए थे। ट्रॉट्स्की अक्सर क्रोनस्टैट नाविकों को संबोधित करते थे। वो लोग ट्रॉट्स्की की बहुत इज्जत करते थे, यहाँ तक कि उसे पूछते थे, उनकी बात मानते थे। तो क्या हुआ फिर? टकराव हुआ? सोवियतों ने मिलकर एक
प्रतिक्रांति के खिलाफ संघर्ष के लिए समिति बनाई। लेकिन टकराव की नौबत ही नहीं आई। कॉर्निलॉफ के सैनिक उसे छोड़कर भाग गए। रेलवे कर्मचारियों ने उसकी ट्रेनें रोक दी। टेलीग्राफ ऑपरेटरों ने उसके संदेश भेजने से इनकार कर दिया। तख्तापलट पूरी तरह विफल रहा। इसका महत्व क्या था इस घटना का? इसने साफ दिखा दिया कि असली शक्ति कहाँ है। केरेंस्की सरकार ने अपना चेहरा और अपनी विश्वसनीयता दोनों खो दी थी। 21 सितंबर को 5वीं अनंतिम सरकार बनी, जिसमें 10 समाजवादी मंत्री और 6 अन्य। बोल्शेविक इस बार भी सरकार से दूर रहे, लेकिन सोवियतों में उनकी सीटें लगातार बढ़ रही थीं। माहौल अब पूरी तरह बोल्शेविकों के पक्ष में जा रहा था। हाँ, अक्टूबर 1917 में एक और घटना हुई। युद्ध में लगातार हार के बाद सरकार ने राजधानी को पेट्रोग्राड से मॉस्को ले जाने की योजना बनाई। ओह, इसे तो लोगों ने गद्दारी समझा होगा। बिल्कुल, इसे अंतिम विश्वासघात के रूप में देखा गया। बोल्शेविकों ने सोवियतों के साथ मिलकर पेट्रोग्राड को क्रांति की राजधानी के रूप में बचाने का आह्वान किया। उन्हें सभी दलों का समर्थन मिला। अनंतिम सरकार पूरी तरह अलग थलग पड़ गई। और लेनिन कहाँ थे इस समय? लेनिन अभी भी छिपे हुए थे, लेकिन अब वो फिनलैंड से वापस आकर पेट्रोग्राड के करीब ही कहीं थे। उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा, द क्राइसिस इज राइप, संकट पक चुका है। इसमें उन्होंने लिखा, हम एक विश्वव्यापी सर्वहारा क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। उन्होंने जोर दिया कि क्षण को पकड़ना महत्वपूर्ण है, समय बहुत कीमती है। लेकिन क्या सभी बोल्शेविक तुरंत कार्रवाई चाहते थे? नहीं, ट्रॉट्स्की का मानना था कि कोई भी सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड इंसरेक्शन, अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के आयोजन के साथ ही होना चाहिए। लेकिन लेनिन ने चेतावनी दी, अगर हम इस क्षण को हाथ से जाने देते हैं तो हम क्रांति को बर्बाद कर देंगे। तो फिर फैसला कैसे हुआ? 9 अक्टूबर को लेनिन भेष बदलकर पेट्रोग्राड पहुंच गए। 10 अक्टूबर को बोल्शेविक पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक हुई। 10 के मुकाबले 2 वोटों से समिति ने सशस्त्र विद्रोह के पक्ष में मतदान किया। और इसकी जिम्मेदारी किसे दी गई? काम को अंजाम देने के लिए 7 सदस्यों का एक राजनीतिक ब्यूरो बनाया गया। इसी बीच पेट्रोग्राद सोवियत ने भी क्रांति की सैन्य तैयारी के लिए एक सैन्य क्रांति समिति, मिलिट्री रेवोल्यूशन कमेटी MRC बना ली थी। अब बोल्शेविक और सोवियत दोनों मिलकर क्रांति की उल्टी गिनती में लग गए। सोवियत ने वैसे भी राजधानी की रक्षा की जिम्मेदारी पहले ही ले ली थी, जिससे उसे एक नई प्रमुखता और अधिकार मिल गया था, जो अनंतिम सरकार को खत्म करने में मददगार साबित हुआ। तो अब आता है वो दिन, सेक्शन 17.4.6, बोल्शेविकों का सत्ता अधिग्रहण, द बोल्शेविक्स टेक पावर। तारीख क्या तय हुई? तारीख तय हुई 25 अक्टूबर, पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 7 नवंबर। ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि उसी शाम अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक होनी थी। योजना थी कि विद्रोह बैठक से पहले किया जाए। तैयारियां कैसे हुई? क्रांति से ठीक पहले वाली रात को अंतिम तैयारियां की गईं। बोल्शेविक केंद्रीय समिति के सदस्य MRC के सदस्यों के साथ मिलकर सरकार के अलग-अलग अंगों पर नियंत्रण करने की योजना पर काम कर रहे थे। डाक और तार, रेलवे, खाद्य आपूर्ति और यहाँ तक कि अनंतिम सरकार के सदस्यों पर भी नजर रखी जा रही थी। और 25 तारीख की सुबह एक्शन। हाँ, 25 की सुबह बोल्शेविक सेना, जिसमें रेड गार्ड्स और सैनिक शामिल थे, हरकत में आ गई। शहर के प्रमुख बिंदुओं, पुल, टेलीग्राफ ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बैंक पर कब्जा कर लिया गया। अनंतिम सरकार के सदस्यों को विंटर पैलेस में घेर लिया गया और बाद में हिरासत में ले लिया गया। क्या कोई प्रतिरोध हुआ? खून खराबा? यही सबसे आश्चर्यजनक बात थी। वस्तुतः कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। वर्चुअली नो रेजिस्टेंस? समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने तो सिर्फ 2 लोगों के हताहट, 2 कैजुअलिटीज होने की सूचना दी। सोचिए, फरवरी क्रांति में 1000 से ज्यादा लोग मारे या घायल हुए थे। ये लगभग शांतिपूर्ण अधिग्रहण था। वाह, फिर क्या हुआ? विजय हो चुकी है। और शाम को सोवियत कांग्रेस? हाँ, शाम को दूसरी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई। उसमें घोषणा की गई कि पूरे रूस में सारी सत्ता सोवियतों को हस्तांतरित की जाती है। यहाँ एक दिलचस्प किस्सा भी जुड़ा है ना? हाँ, जून 1917 में पहली कांग्रेस हुई थी। तब किसी मंत्री ने कहा था कि रूस में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले सरकार की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो।
तब लेनिन अपनी जगह से चिल्लाए थे, ऐसी पार्टी है। उस समय बोल्शेविकों का मजाक उड़ाया गया था, लोग खूब हंसे थे। अब अक्टूबर में लेनिन सही साबित हुए थे। तो बोल्शेविक आखिर सफल क्यों हुए, क्या कारण थे? कई कारण थे। लेनिन का नेतृत्व निर्णायक था। उन्होंने लोगों की जरूरतों, शांति, रोटी और जमीन को समझा। उन्होंने देश में विभिन्न वर्गों की वास्तविक ताकत और कमजोरियों का सही आकलन किया। कमजोर पूंजीपति वर्ग और किसान वर्ग में छिपी क्रांतिकारी क्षमता, और वो सही समय पर निर्णायक कार्रवाई करने से नहीं हिचकिचाए। सत्ता में आने के तुरंत बाद उन्होंने क्या किया? सेक्शन 17.4.7 नए शासन का प्रारंभिक विधान। अर्ली लेजिस्लेशन ऑफ द न्यू रिजीम। आते ही उन्होंने 3 बड़े फरमान जारी किए जिनके नाम याद रखने चाहिए। बताइए। पहला, शांति पर डिक्री, डिक्री ऑन पीस। इसका मतलब था रूस युद्ध से बाहर निकलेगा, सभी देशों से तुरंत शांति वार्ता शुरू करेगा। दूसरा, रोटी पर डिक्री, डिक्री ऑन ब्रेड, जिसका मकसद खाद्य संकट को दूर करना था। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, भूमि पर डिक्री, डिक्री ऑन लैंड। भूमि पर डिक्री में क्या था? इसमें कहा गया कि जमीन पर कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। सारी जमीन, चाहे वो जमींदारों की हो, चर्च की हो या शाही परिवार की, वो बिना मुआवजे के जब्त कर ली जाएगी और पूरे लोगों की संपत्ति बन जाएगी। इसका प्रबंधन स्थानीय भूमि समितियों और सोवियतों को सौंपा गया। क्या इसे तुरंत पूरी तरह लागू कर दिया गया? नहीं, ये महसूस किया गया कि छोटे किसान शायद अभी अपनी जमीनें देने को तैयार ना हो, इसलिए भूमि डिक्री को शुरू में आंशिक रूप से लागू किया गया। खासकर बड़ी जमींदारी संपदाओं के पुनर्वितरण पर जोर दिया गया। और क्या बदलाव किए गए? लक्ष्य ये दिखाना था कि ये एक बिल्कुल नया और अलग शासन है। निरंकुशता से जुड़ी हर चीज को खत्म किया जाना था। सभी रैंक, उपाधियां, सजावटें समाप्त कर दी गईं। सेना के कमांडर और जज अब चुने जाने थे। स्थानीय सरकार की पुरानी एजेंसियों को हटाकर उनकी जगह सोवियत्स का एक पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ सोवियत्स लाया गया। सामाजिक बदलाव भी हुए। हाँ, महिलाओं को पुरुषों की समान अधिकार दिए गए। सभी बैंक और जॉइंट स्टॉक कंपनियां राष्ट्रीयकृत कर दी गईं। ब्याज और लाभांश का भुगतान रोक दिया गया। बैंकों के सेफ डिपॉजिट बॉक्स खोले गए और उनमें रखा कीमती सामान जब्त कर लिया गया, क्योंकि उससे अब राष्ट्रीय संपत्ति माना गया। और विदेशी कर्जों का क्या हुआ? जनवरी 1918 में ये घोषणा की गई कि ज़ारशाही और अनंतिम सरकार द्वारा लिए गए सभी विदेशी और घरेलू कर्जे रद्द कर दिए जाएंगे। इससे तो पश्चिमी देश बहुत नाराज हुए होंगे जिन्होंने पैसा उधार दिया था। बिल्कुल, इससे नया शासन उन देशों की नज़र में बेहद अलोकप्रिय हो गया, खासकर फ्रांस और ब्रिटेन, जिन्होंने रूस के औद्योगिकीकरण के लिए बड़ी रकम उधार दी थी। कारखानों में क्या बदलाव हुए? 8 घंटे का कार्य दिवस लागू किया गया और दुनिया में पहली बार औद्योगिक उद्यमों पर श्रमिकों का नियंत्रण, वर्कर्स कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, कानूनी हो गया। एक सार्वभौमिक श्रम सेवा भी शुरू की गई, मतलब काम करना सबके लिए जरूरी था और जिनके पास श्रमिक पुस्तकाएं थीं, केवल उन्हें ही राशन मिल सकता था। लेनिन ने इसका क्या कारण बताया? लेनिन का तर्क था कि ये सब प्रतिक्रांति से लड़ने के लिए जरूरी है। हालांकि इनमें से कई नीतियां बाद में बदली गईं, कुछ तो उलट भी दी गई, लेकिन 2 चीजों पर वो टिके रहे: युद्ध खत्म करना और किसानों के बीच जमींदारों की जमीन बांटना। यही वो प्रतिबद्धता थी जिसने अक्टूबर क्रांति के बाद के मुश्किल महीनों में बोल्शेविकों को बचाए रखा और उनके प्रभाव को फैलने में मदद की। ये तो थे शुरुआती कदम। अब आते हैं सेक्शन 17.5 पर, रूसी क्रांति की विरासत, द लेगेसी ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन। इसका दीर्घकालिक असर क्या रहा? बोल्शेविकों ने जो शासन स्थापित किया वो कई बदलावों और कहना चाहिए विकृतियों के साथ लगभग 70 सालों तक चला, 1990 के दशक तक। दुनिया इसे डर, संदेह और कभी-कभी आश्चर्य से देखती रही। सोवियत रूस ने दुनिया के कई हिस्सों में घटनाओं को प्रभावित किया, कभी-कभी उम्मीद के मुताबिक, लेकिन अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से। कुछ इतिहासकार तो इसे 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। हाँ, जैसे E.J. हॉब्सबॉम, उनकी किताब है एज ऑफ एक्सट्रीम्स। वो तर्क देते हैं कि अक्टूबर क्रांति के बाद से लगभग पूरी 20वीं सदी, कुछ वर्षों को छोड़कर, कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक संघर्ष के रूप में समझा जा सकता है। कैसा संघर्ष? एक तरफ पुरानी व्यवस्था यानी पूंजीवाद और साम्राज्यवाद,
कैपिटलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, और दूसरी तरफ सामाजिक क्रांति जिसका प्रतीक सोवियत संघ और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद था। हॉब्सबॉम मानते हैं कि पूरी सदी इसी टकराव के इर्द गिर्द घूमती रही। पुरानी व्यवस्था को शुरू से ही खतरा महसूस हुआ होगा। बिल्कुल। जब रूस ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट-लिटोव्स्क पे हस्ताक्षर किए और प्रथम विश्व युद्ध से हट गया, तो मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह बहुत नाराज हुए। उन्हें लगा कि रूस ने उन्हें धोखा दिया है और उनके दुश्मन जर्मनी के हाथ मजबूत कर दिए हैं। सोवियत ने ऐसा क्यों किया? 2 मुख्य कारण थे। एक, रूस युद्ध जारी रखने की हालत में ही नहीं था, सेना बिखर चुकी थी, अर्थव्यवस्था तबाह थी। दूसरा, बोल्शेविकों की वैचारिक प्रतिबद्धता थी कि सभी साम्राज्यवादी युद्धों को समाप्त किया जाए। इस क्रांति का दुनिया के बाकी हिस्सों पर क्या असर हुआ? यूरोप और दुनिया के अन्य हिस्सों में जितने भी वामपंथी समूह थे, उनमें आत्मविश्वास की एक लहर दौड़ गई। जो स्थापित राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं, जो शोषण और मुनाफे पर आधारित थीं, उनमें खलबली मच गई। कोई उदाहरण? 1918 और 1919 में यूरोप में एक क्रांतिकारी लहर चली। जर्मनी में क्रांतिकारी नाविकों ने देश भर में सोवियत का झंडा फहराया। स्पेनिश क्रांतिकारियों में नई ऊर्जा आई। 1918 में बवेरिया, जर्मनी का एक राज्य, और मार्च 1919 में हंगरी में कुछ समय के लिए समाजवादी गणराज्य घोषित किए गए। और यूरोप के बाहर? दुनिया के दूसरे हिस्से भी उबल रहे थे। क्यूबा में तंबाकू मजदूरों ने अपनी सोवियत बना ली। अर्जेंटीना और चीन में क्रांतिकारी छात्र आंदोलन हुए। मेक्सिको में एमिलियानो ज़पाटा के नेतृत्व वाली क्रांतिकारी ताकतों ने भी क्रांतिकारी रूस से प्रेरणा ली। और भारत में? भारत में भी एम.एन. रॉय और बाद में कई अन्य लोग साम्यवाद से बहुत प्रभावित हुए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि उस समय रूस उनके जैसे लोगों के लिए क्या मायने रखता था। क्या लिखा है उन्होंने? नेहरू लिखते हैं, रूस महान लेनिन का अनुसरण करते हुए भविष्य में देखता था और केवल उसी के बारे में सोचता था जो होना था, जबकि अन्य देश अतीत के मृत हाथ के नीचे सुन्न पड़े थे और अपनी ऊर्जा बीते युग के बेकार अवशेषों को संरक्षित करने में खर्च करते थे। ये शब्द बताते हैं कि रूस उस समय उम्मीद का प्रतीक बन गया था। ये तो सकारात्मक पहलू है, लेकिन क्या कुछ नकारात्मक पहलू भी थे? विरासत हमेशा मिली-जुली होती है। हाँ, बिल्कुल, और ये स्वीकार करना जरूरी है। बोल्शेविज्म में शुरू से ही एक मजबूत सत्तावादी प्रवृत्ति, ऑथोरिटेरियन स्ट्रीक थी। पार्टी के अंदर भी और बाद में शासन में भी लोकतंत्र की भावना से अक्सर समझौता किया गया। और इसका असर बाहर भी पड़ा। हाँ, अलग अलग देशों में जो कम्युनिस्ट पार्टियां बनी, वो कॉमिंटर्न यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल से इतनी मजबूती से बंधी थीं कि वो अपने देश की परिस्थितियों के हिसाब से स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हो सकी। कॉमिंटर्न 1919 में सोवियत रूस ने विश्व क्रांति को बढ़ावा देने के लिए बनाया था, पर असल में वो मॉस्को के नियंत्रण का एक साधन बन गया। और रूस के अंदर क्या हुआ? रूस के भीतर, खास तौर पर स्टालिनवादी वर्षों में, आतंक, टेरर और तानाशाही तरीके, डिक्टेटोरियल मेथड्स आम हो गए। एक विशाल नौकरशाही मशीन, ब्यूरोक्रेटिक मशीन ने उन सोवियतों की जगह ले ली जिन्होंने कभी दुनिया की कल्पना को प्रेरित किया था। ये तो बड़ी विडंबना है। हाँ, और विडंबना देखिए, स्टालिन के रूस ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के हमले का वीरतापूर्वक सामना किया और फासीवाद को हराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन युद्ध के बाद के वर्षों में शासन अंदर की ओर मुड़ गया। यूरोप भर में एक लौ पर्दा, आयरन कर्टन खींच लिया गया और सोवियत संघ ने खुद को बाहरी दुनिया से काफी हद तक काट लिया। जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद शुरू में था वो खत्म हो गया। हाँ, शुरुआती वर्षों के अंतर्राष्ट्रीयतावाद की जगह एंटी कॉस्मोपॉलिटनिज्म यानी एक तरह के संकीर्ण राष्ट्रवाद और जेनोफोबिया यानी विदेशियों के प्रति भय और घृणा ने ले ली, और यही सबसे बड़ी विडंबना थी। इसने रूसी क्रांति की उस मूल भावना को ही नकार दिया जिसने राष्ट्रीयता के पुराने विभाजनों को बेकार मानकर खारिज कर दिया था और जिसके नेता बोल्शेविक्स कभी गर्व से खुद को विश्व का नागरिक मानते थे। तो ये थी विरासत, जिसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं। अब जल्दी से सेक्शन 17.6 में इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं, एक सारांश के तौर पर। जरूर। तो मुख्य बातें क्या रहीं?
पहली क्रांति की विशिष्टता, ये मार्क्सवादी उम्मीदों के उलट एक पिछड़े देश रूस में हुई। इसके पीछे रूस के अनोखे हालात थे, कठोर ज़ारशाही, विदेशी पूंजी पर निर्भर उद्योग और एक शक्तिशाली लेकिन गांवों से जुड़ा मजदूर वर्ग। दूसरी, बौद्धिक पृष्ठभूमि। डेसेम्ब्रिस्ट विद्रोह से शुरुआत हुई, फिर पश्चिमी बनाम स्लावोफाइल बहस चली और अंत में मार्क्सवाद का उदय हुआ, जिसमें प्लेखानोव और लेनिन प्रमुख थे। तीसरी, 1905 की क्रांति। खूनी रविवार के बाद भड़की, जार को ड्यूमा का वादा करने पर मजबूर किया, लेकिन असफल रही। पर यह 1917 के लिए एक ड्रेस रिहर्सल साबित हुई और इसने सोवियत का मॉडल दिया। चौथी, बोल्शेविक कौन थे? 1903 में RSA-DWP के विभाजन से लेनिन के नेतृत्व वाला बहुमत समूह उभरा। उनका नया विचार था किसान वर्ग को क्रांति में शामिल करना। पांचवी, फरवरी से अक्टूबर 1917। ज़ारशाही हटी, पर अनंतिम सरकार और पेट्रोग्राद सोवियत के बीच दोहरी सत्ता बनी। लेनिन की अप्रैल थीसिस आई, सारी सत्ता सोवियतों को। स्थिति बिगड़ती गई। कोर्निलोव विद्रोह ने बोल्शेविकों को मजबूत किया। छठी, अक्टूबर क्रांति, 25 अक्टूबर। बोल्शेविकों ने लगभग बिना प्रतिरोध के सत्ता पर कब्जा कर लिया। आते ही शांति, रोटी और जमीन पर डिक्री जारी की। सातवीं, प्रारंभिक विधान। कई कट्टरपंथी बदलाव किए, रैंक खत्म, बैंक राष्ट्रीयकृत, कर्जे रद्द, उद्योगों पर मजदूरों का नियंत्रण। और आठवीं, विरासत। 20वीं सदी पर गहरा असर, पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के लिए चुनौती बनी, दुनिया भर के क्रांतिकारी आंदोलनों को प्रेरणा दी, लेकिन साथ ही सत्तावादी प्रवृत्ति, स्टालिनवाद का आतंक और अंतर्राष्ट्रीयतावाद का पतन भी इसकी विरासत का हिस्सा है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री में सेक्शन 17.7 में कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, जैसे 1. रूस में समाजवादी क्रांति क्यों हुई? 2. बोल्शेविकों द्वारा सत्ता पर कब्जा करने वाले राजनीतिक घटनाक्रम क्या थे? 3. रूसी क्रांति की विरासत पर एक नोट लिखें। सुनने वालों को इन पर विचार करने के लिए हम प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, ये सवाल इस पूरी चर्चा को और मजबूती से समझने में मदद करेंगे। तो ये थी रूसी क्रांति के माध्यम से हमारी यात्रा। उम्मीद है यह विस्तृत चर्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहे साथियों और इतिहास में रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये विचारधाराओं, सत्ता के संघर्षों और सामाजिक बदलाव की एक कहानी है जिसने हमारी आज की दुनिया को भी आकार दिया है। इसे दोबारा सुनने से शायद कॉन्सेप्ट्स और उनके बीच के कनेक्शन और भी साफ होंगे। ये दिखाता है कि कैसे खास परिस्थितियां, मजबूत नेतृत्व और जनता की आकांक्षाएं मिलकर इतिहास की धारा बदल सकती हैं। मान को प्रभावित करता है और कैसे क्रांतियों की विरासत जटिल और बहुआयामी हो सकती है। तो अपनी तैयारी को और धार देने के लिए इस चर्चा पर गहराई से सोचें, अपने नोट्स बनाएं और हाँ, अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगी तो हमारे YouTube चैनल सुन लो यूपीएससी को लाइक करना ना भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना तो बनता है। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए। तब तक सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।